नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जेल में बंद बदमाश के घर चला बुलडोजर, घर से एक तलवार भी बरामद। बदमाश लतीफ के राजीव नगर कोटरा सुल्तानाबाद में कार्रवाई। लतीफ के अन्य 10 भाई 3 अभी भी जेल में हैं। अनेकों थाने में अपराध दर्ज। कार्रवाई में एएसपी चंद्रशेखर पांडे, थाना प्रभारी कमला नगर अनिल बाजपेयी, टीटी नगर थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी, रातीबाग टीआई सुदेश तिवारी, आरआई पिप्पल, अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान सहित भारी पुलिस व नगर निगम अमला रहा मौजूद। अरे इसको काटे छोड़ के मारो, बच्चों को शुरुआत तो करो, खोलना तो शुरू करो। अरे ये काटना शुरू करो, पहले खोल लो हाथ से। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिसकी निष्कृष्ट मानसिकता व घटियापन का परिचय दिया है वह अक्षम्य है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला जो आदिवासी समाज से आती है वह देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई है। यह सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, यह नारी शक्ति का अपमान है और यह हमारे जनजाति आदिवासी बहनों का अपमान है। देश कभी माफ़ नहीं करेगा, देश कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस की मानसिकता ही आदिवासी विरोध, महिला विरोधी और घटिया है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है। एक महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक बहन का अपमान है, अकेले उनका अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। और केवल नारी शक्ति का अपमान नहीं है, ये हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों का भी अपमान है। देश कभी माफ नहीं करेगा। तो कांग्रेस की मानसिकता ही घटिया है, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वह अधीर रंजन चौधरी जी के बयान से सहमत है कि राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई एक ऐसी हस्ती जिनका सारा देश सम्मान करती है, उनको इन शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी जवाब दे और इस कृत्य के लिए अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में हुए नगर निगम, नगर निकाय, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ता और बाहुबल के प्रयोग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह धूल चटा दी है। इन हार से बौखला कर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी या पुलिस प्रशासन और पैसे के खुले दुरुपयोग पर उतर आई है। सत्ता का नंगा नाच उस कदर हो रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों पर झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके घर पर सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहते हैं कि अगर उन्हें सत्ता का ऐसा ही
दुरुपयोग करना है तो संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद लोकतंत्र की हत्या करना है तो वे कलेक्टर से सीधे कह दें कि भाजपा के प्रत्याशियों को बिना चुनाव के ही जिला पंचायत अध्यक्ष का सर्टिफिकेट जारी कर दें। तमाम बात मेरे ख्याल से केजरीवाल ने और पीसीआई ने की थी। मैं तो नहीं कहूँगा कि कल जिला पंचायत भोपाल की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, इनके सारे हथकंडे कल फेल होंगे। ये हाल से भी हुआ है और गरीब को डरा और दबाने का प्रयास भी सरकार कर सकती है, लेकिन सफल नहीं हो सकती। देहात से आए हुए जिला प्रतिनिधियों को जिस तरह दबाने का प्रयास है, और पीसी भाई की सही बात कही कलेक्टर महोदय के, उनको चाहिए कि अगर ऐसा लगता है तो कलेक्टर साहब ने ये कहा मुझे अभी क्या करना। अगर भोपाल जिला कलेक्टर ने ऐसा कहा है उन चारों से शपथ पत्र दें तो फिर हम उनसे कहेंगे कि जनप्रतिनिधि और चुनाव का उचित क्या, फिर आप सीधा प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए और एक लाइन में सूचित कर दीजिए कि हमने उसको प्रमाण पत्र दे दिया मुख्यमंत्री की आशा के अनुरूप, तो इनकी हड़दर्मी नहीं चलेगी। और बेशक प्रतिनिधियों को कठिनाई हो रही है, उनके परिवार को कठिनाई हो रही है, उनका परिवार मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है वो इनके दबाव के आगे, जिस तरह से उनके परिवार को डरा रहा है, नोटिस दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पे मजबूत है, क्योंकि हम इस देश को आजाद कराने वाली संस्था के लोग हैं। हमने विपरीत परिस्थितियों में हमेशा देश के साथ खड़े रहना सीखा है। वो देश को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए प्राण भी इस पार्टी के लोगों ने दिए, तो आज भी कांग्रेस कल मजबूती के साथ खड़ी होगी और जिला पंचायत में। लेकिन गंभीरता की बातें जो के विषय जी उठाई है, आपके माध्यम से चाहूंगा कि जिला प्रशासन और डीजीपी महोदय से दरखास्त करूंगा कि आप डायरेक्टर जनरल पुलिस के पद पर बैठे हो और ऐसे पद पर बैठने के बाद आपके पास चौथा स्तंभ जो हमारा पत्रकारिता का, उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं मिल रही होंगी और मिल जाएंगी आज रात तक। तो आपने क्या करा और डीजीपी का जो कर्तव्य था क्या वो आप पूरा कर पाएंगे? जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही और कल अगर ये प्रमाण के मिश्रा जी दे देते तो उसके बावजूद अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो डायरेक्टर जनरल पुलिस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि फिर वो डीजीपी के पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इंसाफ नहीं दिला सकते, कानून का पालन नहीं करा सकते, कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो फिर उन्हें भी सोचना पड़ेगा। और हम लोग कल पूरी ताकत से मजबूती के साथ जिला कांग्रेस का परचम लहराएंगे। जो सीधी तौर पर भारतीय लोकतंत्र की हत्या और संविधान के मखौल से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप से आपसे वो अपनी बातें शेयर करना चाहती है। आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, मैं इसलिए कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, कि शिवराज सरकार की नियत इस प्रदेश में दूसरी पीढ़ी को नेतृत्व के रूप में उभारने के लिए नहीं थी। चाहे वो नगर निगम के चुनाव हों, चाहे पंचायतों के चुनाव हों या जिला जनपद के अध्यक्ष के चुनाव हों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव हुए हैं और जनपद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के कल 170 परिणाम घोषित हुए हैं। आज भी 143 परिणामों पर रिजल्ट आना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ परोसा है और झूठ की भी इंतहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा साहब ने जो सूची जारी की है उसमें कई दर्जन कांग्रेस के विजयी जनपद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नाम जारी कर दिए, जिसे हमने कल खुलासा किया था और आज भी करेंगे। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ होती है, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं। मगर जिस तरह पैसा
प्रशासन, पुलिस और सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में हुआ है वह अकाल्पनिक था या है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ वानगी मैं आपको पेश करूंगा और विद डॉक्यूमेंट करूंगा, और आज जो आरोप लगा रहा हूं उससे चूंकि हमारे जो कल निर्वाचित होने वाले कांग्रेस समर्थित पदाधिकारी हैं उन पर आंच आ सकती है। यदि कल कहेंगे तो आप में उनकी वीडियो, ऑडियो और सीडी आपको उससे संबंधित, क्योंकि आप में भी जिज्ञासा होगी कि आप वो चीज़ जो कह रहे हैं हमें उपलब्ध कराएं, तो वो भी हमारे पास दस्तावेजी सबूत के तौर पर है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। के मिश्रा जी ने सभी चीजें विस्तृत रूप से आपको बता दी है, और ये सब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि विनय मेहर जो एससी से चुनाव लड़ते हैं, तो ये भी नहीं मालूम कि एससी वर्ग से आते हैं और वहाँ से उस सीट से चुनाव लड़ते हैं, उनके ऊपर एससी का केस कर रहा है। जिनका प्रेशर नहीं है उनको नोटिस दे रहे हैं, जिनने कुछ किया नहीं उन पर 353 की धारा लगा रहे हैं। भाई हुक और सुख जिला पंचायत का चुनाव कैसे जीता जाए, ये इस तरह का आतंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यहाँ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब चीजों से डरने वाली नहीं। 10 में से 8 सदस्य कांग्रेस की जीत के आए, और चाहे कितना ही दबाएं या कितनी ही डराएं, कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ सदस्य हैं वो डरने वाले नहीं है। पूरी ताकत से वोट करेंगे और कांग्रेस का ही जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा। और अगर इनको करना ही है, जैसा भी मिश्रा जी ने कहा, तो भोपाल कलेक्टर को जिला पंचायत का भी अध्यक्ष का भी चार्ज दिला दो। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी जिला पंचायत अध्यक्ष है वहाँ के कलेक्टर का चार्ज दिला दो। क्या जरूरत है? ये वैसे तो चुनाव कराते नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा है जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव कराए। और जब इन्होंने देखा कि चाहे नगर सरकार हो चाहे ग्राम सरकार हो, सब जगह इनको शिकस्त मिली है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, ये इन सब चीजों से डरने वाले नहीं। कल गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब पुराने जमाने में भी जब युद्ध होते थे तो राजा महाराजा नवाब कह देते थे कि भाई कोई महिला और बीमार महिला इस पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बुजुर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उनको 2 दिन उस मामले में बुला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी से जवाब दे चुके हैं, और इसके सब कागज ब्लैक एंड व्हाइट पर रहते हैं। केवल कांग्रेस में डर जाए उस उद्देश्य से ये बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में नहीं डरेगा। यारी भाई, हम और हमारे सभी साथी यहाँ जिला अध्यक्ष हम लोग बैठे हैं, पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे और जिला पंचायत का अध्यक्ष इन सब परिस्थितियों में कांग्रेस का बनेगा, ये मेरा कहना है। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे अधीर रंजन चौधरी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। देश के अंदर आजादी के 75 वर्षों में मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व ने 55 वर्षों तक राज इस देश के अंदर किया,
लेकिन आपने कभी ये विचार नहीं किया था कि राष्ट्रपति पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर जो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि देश के सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन पहुंच सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई के तौर पर इस देश के राष्ट्रपति बने, तो रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति के हमारे भाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे एनडीए के नेतृत्व को देश का राष्ट्रपति बनाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री एनडीए के नेतृत्व ने बहन द्रौपदी मुर्मू आजादी के इन 75 वर्षों में, आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ एनडीए के नेतृत्व ने देश के आजादी के इतिहास में अनुसूचित जनजाति की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर इस भारत के अंदर इतिहास बनाया। दुर्भाग्य कि कांग्रेस इसको पचा नहीं पा रही है। अरे आपके पेट में इतना दर्द है, ये देश सोनिया गांधी जी आपसे पूछना चाहता है। 130 करोड़ से ऊपर जनता और दुनिया का जनमानस आज हम लोग गांधी जी के इस प्रतिमा के समक्ष बैठ करके हम अपील करना चाहते हैं। गांधी जी भी सोच रहे होंगे ये वही कांग्रेस है, यही कांग्रेस का चरित्र है जो महिलाओं के प्रति इस प्रकार के विचार रखती है। देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के प्रति इस प्रकार के विचार कांग्रेस का नेतृत्व रखता है। आज इस देश के अंदर पूरे जनमानस ने आवाज, और भारतीय जनता पार्टी ने आज आवाज बुलंद की है भारत के अंदर कि अधीर रंजन चौधरी को आज हम सब लोग मिलकर के मार्च भी करेंगे, और मार्च करके हम आगाह करते हैं कांग्रेस के नेतृत्व को और लोकसभा अध्यक्ष जी से हम सब मिलकर के अपील करते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जैसे इस अपराधी को, मैं इनको अपराधी कहता हूं, इन्होंने संविधान के पद पर जिस प्रकार से आज उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे अपराधी को संसद में बैठने का स्थान नहीं, अधीर रंजन चौधरी को संसद की सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में अपील करता हूं कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस के पद से, उनको वहां से हटाकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी सदस्यता समाप्त करें और सोनिया गांधी इस देश से माफी मांगे, क्योंकि जिस प्रकार से संविधान पर जो आक्रमण करने का काम किया है, देश के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद, देश की महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार का अपमान आज कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये देश का जनमानस कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपका चरित्र तो हमेशा से महिलाओं के खिलाफ इसी दृष्टिकोण का रहा है। मैं उन नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता जो महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते आए हैं। अरे कांग्रेस के अंदर एक चरित्र होता होगा, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारा गौरव भारत की राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू है। आपको किसी कीमत पर ये देश माफ नहीं करेगा। आज मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से अपील करता हूं, इनकी सदस्यता संसद की समाप्त करके और सोनिया गांधी इस देश से माफी मांगे। हम सब लोग गांधी जी के समक्ष आज खड़े होकर और मार्च करते हुए हम अपील करेंगे। पूरा देश जनमानस आज देख रहा है, पूरा देश अधीर रंजन चौधरी के इस वक्तव्य के खिलाफ, जो उन्होंने महिला विरोधी, संविधान विरोधी और जिस प्रकार से जनजाति विरोधी एक हमारी बहन जनजाति देश की राष्ट्रपति बन गई, तो कांग्रेस के नेतृत्व के पेट में दर्द है। और मैं तो कहना चाहता हूं, भोपाल पुलिस कमिश्नर सचल अतुलकर ने कहा कि लोगों को ऑनलाइन लोन की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो एक्सेस हम देते हैं उसमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डेवलपर के पास पहुंचा जाती है। उसके बाद भारी इंटरेस्ट रेट वसूलने के नाम पर न्यूट कॉल करके आपके परिजनों तक भेजते हैं। सर गौतम नगर में सर 2 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं, सर पूरा क्या मामला, पूरा उपयुक्त क्या अपडेट है? इसमें गुमशुदगी दर्ज करी गई थी गौतम नगर थाने में, जिसमें 2 अलग अलग प्रकरणों में जो युवतियां थी उनके संबंध में प्राथमिक कार्रवाई की गई थी। जब बरामदगी हुई, दस्तयाबी हुई दोनों ही, तो उनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया, जिसमें आरोपी के संबंध में बताया गया कि उनके साथ में वो लेके गए थे और बाद में दुष्कर्म की घटना उनके साथ की है।
वापस आने पे दस्तयाबी होने पे प्रकरण पंजीबद्ध किया पुलिस ने दुष्कर्म का और आरोपियों की गिरफ्तारी। कुछ शादी करने की बात आ रही है, इसे जबरदस्ती लेके गए थे कि अगवा करके किस तरह से ले गए? ये विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा। अभी जो प्राथमिक कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें दस्तयाबी के बयान में उनके द्वारा बताया गया है कि जबरदस्ती उनको ले जाया गया है और इसको साक्ष्य को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा घटनाक्रम किस प्रकार का रहा है, क्या हुआ। सर मामले में जो आरोपी है सर आपसी में सर परिचित है ये दोनों? ये एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। चूंकि जो एफआईआर है वो अन्य थाना क्षेत्र से शून्य पे कायमी होके पुलिस के पास पहुंची है, जिसपे नंबर कायमी करने के पश्चात विवेचना की जाएगी। जो पीड़िताएं हैं सर उनका सर क्या कुछ संबंध है आपस में? ये सभी एक ही स्थान के रहने वाले हैं और पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। ये जानकारी अभी मिल पाई है और अन्य जो जानकारियां हैं इनका क्या संबंध रहा है पूर्व से और किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, ये पता चलेगा। सामने आया है कि उसने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था और उसके परिवार वालों को न्यूड वीडियो और फोन वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पर पुलिस से क्या कार्रवाई कर रही है? जो ऑनलाइन जितने भी एप्स लोन दे रहे हैं उसमें काफी जो है इस प्रकार के शिकायतें मिल रही है, जिसमें क्योंकि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं मोबाइल फोन में तो वो एक्सेस मांगता है आपके फोन के रिसोर्सेज का, जिसमें फोन बुक होता है, गैलरी होता है, अन्य भी रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, जिससे जो नंबर्स हैं आपके फोन बुक के ऐप के डेवलपर के पास पहुंच जाते हैं। बाद में ये होता है कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है या रीपेमेंट का कोई इश्यू आता है तो वो अन्य परिजनों को फोन करके इस प्रकार की जो है कृत्य कर रहे हैं, जिसमें अन्य परिजनों को परेशानी आ रही है। उस पर पूर्व में मामला भी पुलिस ने दर्ज किया है। कुछ ऐप में इस प्रकार के जो शिकायतें हुई हैं, आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्योंकि ऑनलाइन ये ऐप डाउनलोडेबल है और सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और इनके द्वारा लोन दिया भी जा रहा है, लेकिन रीपेमेंट के इश्यू पे इस प्रकार की घटना की जा रही है। तो इसमें सतर्कता की आवश्यकता है। जो भी ऑनलाइन अगर कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है, कौन सी संस्थाओं से अधिकृत है लोन देने के लिए, इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जानना आवश्यक रहता है। और लोन रीपेमेंट नहीं होने के कारण क्या किया जा रहा है ये भी जानना आवश्यक है। इसमें जो भी जिस प्रकार की शिकायतें आएंगी, जो सूचना आएंगी, उसमें पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है और आगे भी। लेकिन जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वो सही चैनल से सही स्थान पे करे जिस प्रकार का। सर ऐप डेवलपर तक पुलिस पहुंच पाती है क्या? ऐसे जो ऐप संचालित करते हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? आगे कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? चूंकि ये ऐप जो है ये काफी जो है लोकल प्लेटफॉर्म से नहीं चलते हैं, इसमें बाहर के प्रदेशों के भी और इवन बाहर के देशों के भी ऐप्स रहते हैं। अभी तक जो शिकायतें आई हैं इसमें अन्य प्रदेशों के से संचालित हो रहे ऐप सामने आए हैं, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी जो है इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है कि जो लोन के ऐप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, एंड्रॉयड या iOS, तो वहां भी सूचित किया जा रहा है कि इस प्रकार के ऐप्स का जो है उस वहां पर होस्ट न किए जाएं, जिससे फ्रॉड की संभावना बने। लेकिन चूंकि ऑनलाइन ये ऐप्स हैं तो जो यूजर है उसको सतर्कता की आवश्यकता है, कॉशन इसमें रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड ऐप को डाउनलोड ना किया जाए। सर चूंकि मध्य प्रदेश सरकार एक फिजिकल तौर से जो ब्याज में पैसा देती है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी भोपाल में भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की शुरुआत आज़ादी की वर्षगांठ से एक दिवस पूर्व 14 अगस्त को राजधानी के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार से शुरू होगी, जो परंपरागत मार्गों से होती हुई संत हरदाराम नगर शहीद हेमू कॉलोनी स्टेडियम पर समाप्त होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर आज मानस भवन परिसर में क्रमश्री संस्था के अध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में वही बैठक का आयोजन किया गया। आज कर्मश्री संस्था द्वारा एक 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उसकी तैयारी है और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष मना रहा है और अमृत उत्सव को और आनंद और उत्साहित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक व्यापक अभियान लिया है, हर घर में तिरंगा, हर घर पर तिरंगा। हर घर आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहरा सकेगा, अपने घर पर लगा सकेगा।
इस अभियान के तहत भी हमने सभी से आह्वान किया है, बातचीत की है और हमारी कोशिश है कि भोपाल का कोई घर बाकी ना बचे। उसके छत पर चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे कच्चा मकान हो, चाहे पक्का मकान हो, चाहे बिल्डिंगें हो, चाहे वो जहाँ निवास करता हो, जहाँ वो रहता है वहाँ पर तिरंगा लगे, वो अपने राष्ट्र ध्वज को सम्मान दे, अपने राष्ट्र ध्वज की पहचान बने, हिंदुस्तान के स्वाभिमान के लिए। और शहीदों ने जो अपना सर्वस्व निछावर किया है, इन शहीदों को प्रणाम करे, ऐसा आह्वान आज की बैठक में किया है। और हम 6 तारीख को फिर बैठकर एक व्यापक तैयारी इसकी करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि भोपाल के हर घर तक तिरंगा पहुंचे और हर नागरिक से हमारी प्रार्थना होगी कि जो हमारा सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि अपने घर पर तिरंगा फहराने का, आप उसको भी आगे बढ़ाइए। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है, इस पे मत जाइए, पॉलिटिकल आयोजन नहीं है। कांग्रेस के तो दिमाग पहले से भी खराब है। अगर वो पहले से भी तिरंगे के प्रति वफादार होती तो 14 अगस्त का देश विभाजन स्वीकार नहीं होता और लड़ा जाता। सत्ता के लिए लड़ने वाले लोग अपने सुविधा से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक 24 घंटे 12 महीने हर पल अपने तिरंगे को याद रखता है और तिरंगे का सम्मान रखता है। इसलिए भारत का नागरिक को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि अब उनके बिल्डिंगों पर तिरंगा फहराया जाता था, बाहर भीड़ लगती थी और उनके भाषण सुनते थे। अब हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराएगा और वो भारत माता का राष्ट्रगान गाएगा, वो वंदे मातरम गाएगा, वो नारे लगाएगा, वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, इनको याद करेगा, इनको नमन करेगा, इन शहीदों को बारंबार प्रणाम करेगा और कहेगा कि आज इनके कारण आजादी का जश्न हमने मनाया है, इस जश्न को और आनंद देगा। इसलिए उन पर मत जाइए। वो नागरिक अगर भारत के हैं तो हर घर पर तिरंगा लगे, ये आह्वान है। 15 को लगा लीजिए, पर तिरंगा लगा लीजिए। नहीं दिखेगा, नहीं है, क्यों नहीं दिखेगा? मैसेज हमें क्या देना? मैसेज तो वो दे रहा है, वो क्या है? हमारा क्या मैसेज? हमारी तो प्रार्थना है। तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा भाजपा का ध्वज नहीं है, तिरंगा रामेश्वर शर्मा का ध्वज नहीं है, तिरंगा ये देश का ध्वज है। उसमें रामेश्वर शर्मा को भी हाथ में लेने का फक्र होता है। जब भारत का खिलाड़ी गांव की पिच पर खेलता है तो वो कहता है कि मैं कितना खेल पाऊंगा। जब वो प्रदेश की पिच पर खेलता है तो उसको लगता है मैं कितना खेल पाऊंगा। और जब वो एशियाई में जाता है और हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ता है, तब उसके दिल से पूछो, तब उसको क्या लगता है। तो तिरंगा बड़ा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी जान है। इस तिरंगे की खातिर कितने कुर्बान हुए हैं, उनकी कुर्बानी को याद रखो। हमसे मत पूछो कि उनके बारे में क्या कहेंगे। आपने भी कहा राष्ट्रवाद रहेगा, रामवाद रहेगा, तो राष्ट्रवाद और रामवाद से हटके किसी में औकात है क्या? इससे अलग जाना चाहता है क्या कोई आदमी? इससे अलग जाना चाहता है क्या? भैया राष्ट्रवाद ही रामवाद है, क्योंकि भारत के संविधान में राम राज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने दी थी और भारत के संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा राम के राम दरबार का चित्र भारत के संविधान में लगा है। तो राम राज के लिए ही तो भारत ने युद्ध लड़ा है और राम राज ही तो है, तो राम राज के लिए ही तो सारा है। जबलपुर में बुधवार को 4 जनपदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें 3 जनपदों में कांग्रेस का कब्जा हो गया। भाजपा को 4 जनपदों में हार का सामना करना पड़ा। जबलपुर बरगी में कांग्रेस की चंद्रमणि गिरी गोस्वामी को अध्यक्ष चुना गया, जबकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामेश्वर साहू को उपाध्यक्ष पद मिला। बरगी जनपद में 22 में से 13 वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में गए, 8 वोट भाजपा समर्थित आरती पटेल को मिले, जबकि 1 वोट रिजेक्ट हो गया। भाजपा का गढ़ कहीं जाने वाली पाटन जनपद में कांग्रेस की ज्योति दुर्गेश ठाकुर को 22 में से 12 वोट मिले और वे अध्यक्ष के रूप में चयनित हुई, जबकि बीजेपी की मीना सिंह को 10 वोट मिले। सिहोरा में भाजपा और कांग्रेस को 24 में से 12 वोट मिले और चुनाव टाई हो गया। बाद में सिक्का उछाल चाहेंगे, आपको अध्यक्ष चुना गया है, किस तरह से काम करेंगे विकास में? अच्छा, आज मुझे अध्यक्ष चुना गया है, मैं सबका सहयोग करूंगी, सबके सहयोग से काम लूंगी। आज जबलपुर जनपद पंचायत के निर्वाचन चुनाव हुए हैं, जिसमें बरगी से
जिला जनपद अध्यक्ष बनी है और पनागर विधानसभा के अंतर्गत हम निर्दलीय प्रत्याशी थे, हम जनपद उपाध्यक्ष बने हैं। मैं इसके लिए सभी क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और जो हमारी सहयोग वर्गीय की टीम थी जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर मुझे उपाध्यक्ष बनाया, उनका ही मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी? मेरा सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य है विकास को लेकर कि विकास हमने लगातार पहले भी काम किया है और अब भी करने का जो संकल्प लिया उसे करते रहेंगे। एक ही विचारधारा से काम करेंगे कि जनता भगवान है, उसे भगवान का रूप देकर हम उनको पूजने का काम करते आए हैं और पूजते रहेंगे। ऐसी हमारी विचारधारा और संकल्प है। जबलपुर के बेलबाग थाना अंतर्गत प्रेम सागर में कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक की गर्दन और सीने में गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिसे परिजनों द्वारा निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वारदात की सूचना मिलते ही हनुमानताल और बेलबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने घटना की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक अरुण चोटिल शाम को अपने घर पर था। रात करीब 9 बजे जैसे ही वह घर से बाहर निकला, तभी बाबू अजय से उस पर पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अरुण चोटिल और हमला करने वाले युवकों में बीते कई सालों से रंजिश चली आ रही। मेरे भाई को अरुण चौटेल को मोहल्ले के 7 लोगों ने मिलके उसको रोड में रोक के उसका पीछा करके उसको रोक के पुरानी रंजिश के चलते उसको मारा गया। यानी कि गाड़ी का टेक ओवर करा गया, टेक ओवर करके उसको गिराया गया, गिरा के पत्थर और तलवार और लठ लेके उसको मारा गया हैगा। कौन लोगों के नाम? ये रिंकू रान और बाबू समुद्रे, जय और क्या नाम उसका 6-7 लोग थे। अभी क्या है कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ 7 लोगों के नाम इकट्ठा। ये इन लोगों ने रोक के उसको, विवाद कुछ नहीं, इसको रोक के उन लोगों ने पहले तो आवाज़ मारी है कि ऐसा कुछ हुआ हैगा और उन लोगों ने पहले पूरे इकट्ठा हुए हैं और उसको रोक के उन लोगों ने मारा है और उसके ऊपर चीप का पत्थर पटका है और लाठी और उससे क्या नाम है तलवार से मारा गया है मेरे भाई को। कहाँ पे हुई है, कितने बजे हुई है ये घटना? प्रेम सागर तकरीबन 9:30 बजे के 8:30 बजे करीब की घटना है ये। वहाँ कैमरे भी लगे हैं? कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आपका नाम भी? मनीष कुमार चौटेल। बताइए। जी मैम, ये घटना हुई प्रेम भ्रमण दौरान सूचना प्राप्त हुई कि प्रेम सागर में झगड़ा हो गया है। जो मौके में जाके देखा तो वहाँ पे जिससे झगड़ा हुआ था उसको हॉस्पिटल ले जा चुके थे और जिनसे विवाद हुआ था वो भी वहाँ पे नहीं मिले। पर आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि ये छोटा चौटेल है, छोटा उर्फ अरुण चौटेल है। अपने घर से जैसे ही निकलता है राजू समुद्रे और हैं उसके साथ में अन्य लोग, ये पीछा किए, वहीं से गाली गलौज चालू किए और पीछा करके गाड़ी से फंसा के उसको गिराए हैं और उस पर मारपीट किए, जो अभी इलाजरत है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।